कांग्रेस पार्टी जब राहुल जी के भाषण का कोई असर नहीं दिख रहा है और जब भी राहुल जी ज़बान खोलते हैं तो वो अपनी ही जुमले में फंस जाते हैं और पूरी पार्टी को सफाई देनी पड़ती है। इसलिए योजनाबद्ध तरीके से कांग्रेस के मंत्री जिस राहुल जी को अपना बॉस, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी ने भी उनको अपना नेता बताया। कई मंत्रियों ने तो, सलमान खुर्शीद साहब ने कहा था कि मैं उनके लिए अपनी जान दे सकता हूँ। अब उनके मंत्री जान तो नहीं, बयान दे रहे हैं। पहले उनके मीडिया प्रभारी अजय माकन जी, वो आकर देश को गुमराह करने का काम उन्होंने किया और एक पत्रकार को लेकर जितना हाय तौबा उन्होंने मचाया वो पूरी तरह झूठ साबित हुआ है। अब उनके प्रधानमंत्री के उम्मीदवार तो नरेंद्र भाई को चुनौती देने का जुमला अभी तक उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जो उनकी टीम है, जिनको वो लोग अपना बॉस मानते हैं, जिनको गुरु मानते हैं, वो तो बहस को तैयार नहीं, चेले तैयार हो रहे हैं। रोज एक मंत्री आकर, मनीष तिवारी जी, उसके बाद आज कपिल सिब्बल साहब आंकड़े गिना रहे। कपिल सिब्बल को देश जानता है कि वो एक अच्छे वकील हैं और जब जस्टिस रामास्वामी पर महाभियोग चला था तो सबसे पहले संसद में उसकी वकालत करने भी पहुंच गए थे और तभी वो देश ने जाना। जो लोग केस मुकदमे से जुड़े हुए हैं वो उनको पहले से जानते थे, लेकिन पार्लियामेंट के दरवाजे पर पहला कदम वो महाअभियोग में पार्लियामेंट के सामने तर्क करने वो पहुंचे थे। उसके बाद उनको दूसरा काम मिला जब 2G स्पेक्ट्रम में, जिसकी जांच अभी भी चल रही है, जिसको लेकर कई उनके सहयोगी मंत्री जेल जा चुके हैं, जिसको लेकर इस पूरी सरकार की किरकिरी हुई है, और उसको 2G स्पेक्ट्रम में ये ज़ीरो लॉस बताने वाले कपिल सिब्बल साहब आज उनके प्रधानमंत्री के उम्मीदवार राहुल गांधी जी जब भाषण करते हैं तो उसमें कांग्रेस को लॉस ही लॉस होता है। इसलिए आकर वो नई तरीके से नया आंकड़ा पेश कर रहे हैं। सिब्बल साहब ने जितने आंकड़े आज पेश किए हैं, एक तो जब भी वो आंकड़ा देते हैं वो सही आंकड़ा नहीं देते। महंगाई का आंकड़ा नहीं दिया, भ्रष्टाचार का आंकड़ा नहीं दिया, आतंकवाद में जो लोग शहीद हुए हैं उनका आंकड़ा नहीं दिया, सीमा पर भारत की सेना जिस तरह से पाकिस्तान के हमले का शिकार हुई है उसका आंकड़ा नहीं दिया, किस तरह से घुसपैठ बढ़ी है इसका आंकड़ा नहीं दिया। यानी जो वो एक ऐसे आंकड़े पेश कर रहे हैं जिस तरह से कांग्रेस के मंत्रियों को एक काम मिल गया है कि सुबह से शाम तक देश को गुमराह करो। और देश के अंदर पहले जैसे उनकी परंपरा शुरू हुई थी कि 3-4 मंत्री जब भ्रष्टाचार के ज़्यादा आरोप लगते थे तो इकट्ठे होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। अब वो इकट्ठे होकर, क्योंकि वो राहुल जी जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, राहुल जी जब भी भाषण करते हैं
तो एक हफ्ते तक कांग्रेस के नेताओं को सफाई देनी पड़ती। तो इसलिए उनके जो मंत्री हैं वो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए सफाई दे रहे हैं। प्याज का दाम क्यों बढ़ रहा है, इस पर कोई सफाई नहीं। आलू के दाम बढ़ गए, इस पर कोई सफाई नहीं। दिवाली है जिसकी मैं देश के लोगों को शुभकामना देता हूं, लेकिन साथ साथ ये दिवाली भी इतनी महंगी हो गई है कांग्रेस के राज में कि आज दिए कैसे जलेंगे ये भी एक चिंता का विषय। तो कांग्रेस के लोग असल मुद्दे से देश को भटकाना चाहते हैं और वो आंकड़ों की बाजीगरी के ज़रिए अपने तर्क को कुतर्क के तौर पर देश के सामने रखना चाहते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनसे ये सवाल पूछती है कि महंगाई पर आप चुप क्यों हैं, भ्रष्टाचार पर आप चुप क्यों हैं, आतंकवाद पर चुप क्यों हैं, इंडियन मुजाहिदीन की जो हरकतें हो रही हैं उस पर आप खामोश क्यों हैं। इस पर बोलने के लिए कांग्रेस का कोई नेता तैयार नहीं। आप जानते हैं कि बिहार की जो घटना 27 अक्टूबर को जो रैली हुई, हुंकार रैली, उस रैली में 6 लोग शहीद हुए। जो मानव बम बनकर उस रैली में आने वाला था और उसकी मौत आज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले कहा था कि इसका इलाज दिल्ली लाके कराइए ताकि इससे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन इससे मिल सकते, लेकिन सरकार ने उसको कैजुअल तरीके से लिया। और वो जो रैली हुई उसमें वहाँ के मुख्यमंत्री को नरेंद्र भाई के चेहरे पर पसीना तो दिखता है, लेकिन बिहार के लोगों का जो खून बहा है वो उनको नहीं दिखता है। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास समय नहीं है, आजकल दिल्ली पंजाब घूमने में लगे हुए हैं, पॉलिटिकल टूरिज्म पर निकले हुए हैं नीतीश कुमार। वो दिल्ली में आकर कांग्रेस की बी टीम के कैप्टन बनना चाहते। सांप्रदायिकता विरोधी यहाँ सम्मेलन कर रहे हैं और उसमें कई लोग जो हसीन ख्वाब देखने वाले लोग इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन वो देश का कांग्रेस के कहने पर, ये कांग्रेस का प्रायोजित कार्यक्रम था जिसके अंदर कांग्रेस की सरकार में सहभागी एनसीपी भी शामिल थी, जो भी सरकार में सत्ता का सुख प्राप्त किए हुए हैं। इसमें कांग्रेस को समर्थन दे रही पार्टी समाजवादी पार्टी, जिसकी चिट्ठी राष्ट्रपति जी के पास है इस सरकार को समर्थन देने की, वो पार्टी भी शामिल थी। वो कम्युनिस्ट पार्टी जो ममता दीदी से कांग्रेस के अलगाव के बाद कांग्रेस से गठजोड़ का हसीन ख्वाब देख रही है, वो भी शामिल थी। वो जेडीयू जिसके समर्थन से बिहार में कांग्रेस के समर्थन से जिसकी सरकार बची हुई, जो नरेंद्र भाई ने पटना की रैली में कहा था कि आपने जेपी को छोड़ा, तो उनके समझ में अगर जेडीयू के नेताओं के कम आता हो तो मैं थोड़ा अच्छे से समझा देता हूं। इसलिए कहा क्योंकि आपने जिस कांग्रेस के खिलाफ जेपी लड़े, जिस कांग्रेस के खिलाफ लोहिया जी लड़े, जिस कांग्रेस के खिलाफ जॉर्ज फर्नांडिस लड़े, उसी कांग्रेस के 4 विधायकों के सपोर्ट से आपने अपनी सरकार बचाई है। जिस दिन आपने कांग्रेस का सपोर्ट प्राप्त किया उसी दिन आपने जेपी लोहिया को छोड़ दिया था। इसका कोई जवाब आपको देना हो तो हमें दे दीजिएगा, क्योंकि ये वन लाइनर आपके समझ में नहीं आता है, तो थोड़ा विस्तार से हमने आपको समझाया। और यहाँ पर आकर एक तरफ कटाक्ष कर रहे हैं कि लाल किला बन जा रहा है मंच पर, और दूसरी तरफ हसीन ख्वाब देख रहे हैं कि लाल किले का काउंसलर हमारी पार्टी में है, इसलिए हमारे कदम उधर बढ़ रहे हैं। जो बात दिल पे थी वो ज़बां पे आ गई है उनकी, और इसलिए
बिहार की जनता इसको अच्छी तरह से जानती, लेकिन बिहार की जनता आज भी दर्द से कड़ाह रही। वहाँ जो 6 बिहार के लोग शहीद हुए, उनके घर जाने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री जी को फुर्सत नहीं। बगल में राजगीर तो गए, वहाँ अपने पार्टी का सम्मेलन किया, बेहतरीन फूलों से सजावट किया उस सम्मेलन का। घटना के दूसरे दिन ही 56 भोग खाना वहाँ पेश किया गया। जो इंडियन मुजाहिदीन के लिए एक शब्द उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने जो पीड़ित हैं उनके लिए एक शब्द नहीं बोला, और उन्होंने सिर्फ पॉलिटिकल बात वहाँ से की। जो सवाल शिवानंद तिवारी साहब ने उठाए, जो सवाल नरेंद्र मोदी जी के लिए नरेंद्र सिंह जी ने उठाए, उन सवालों का जवाब से बचने के लिए नरेंद्र भाई के नाम का सहारा लिया। उन पर हमला करके अपने घर में लगी आग को नरेंद्र भाई के नाम से बुझाने की कोशिश की, और देश की मीडिया के सामने उन मुद्दों को, क्योंकि उनके घर में जो सवाल उठे, उनके दल में जो सवाल उठे हैं, उन सवालों का जवाब वो देना नहीं चाहते, क्योंकि उस पर वो लाजवाब थे और वो सवाल उनके सामने उठे थे। उनके पार्टी के नेताओं ने उठाए थे, हमने नहीं उठाए थे। तो उनके पास राजगीर में जाने को समय है, लेकिन नालंदा बगल में एक बिहार का नौजवान शहीद हुआ, उसके घर जाने के लिए उनके पास समय नहीं। तो हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी जी आज शाम बिहार जा रहे हैं। वो आज रात्रि विश्राम वहाँ करेंगे और सुबह 6 स्थानों पर जाएंगे। पहले वो जो राजनारायण सिंह जी जो शहीद हुए हैं, 65 साल उम्र थी, गांव कुंवरजी के पटना गौरीचक के पास पटना में जाएंगे। फिर विशाल कुमार सिंह जिनको एलियस गुड्डू के नाम से जाना जाता, 28 साल उम्र है, उस नौजवान के यहाँ जाएंगे और उनके यहाँ जो छोटे 2 बच्चे हैं उनसे भी मिलेंगे, उनके परिवार के लोगों से मिलेंगे। उसके बाद मुन्ना श्रीवास्तव जी के यहाँ गोपालगंज जाएंगे, जिनकी उम्र 35 साल है, एक बेटी है उनके परिजनों से मिलेंगे। फिर भरत रजक जो 59 साल के हैं, जिनके 3 बच्चे हैं, और सिमराही सुपौल के हैं, जहाँ का मैं भी रहने वाला हूँ, वो सुपौल ज़िले में जाएंगे। और फिर वो बिंदेश्वरी चौधरी जी जो 60 साल के हैं, वो ताड़ा बड़ियारपुर के हैं, बेगूसराय के, वहाँ जाएंगे, थाना खुदावंदपुर है। और फिर वो राजेश कुमार जो 28 साल का नौजवान है, जो अहियापुर मुसहरी के रहने वाले हैं और नालंदा ज़िले के हैं, उनके परिजनों से मिलेंगे और उनको सांत्वना देंगे। उसके बाद वो लौट आएंगे वहाँ से। तो ये कार्यक्रम हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र भाई का है, और हमारे पार्टी के लोग भी, हमारे सारे नेता जो लोग शहीद हुए हैं उनके घर गए थे और उनकी अस्थियां को लाकर, अभी 2 दिन दिवाली है, उसमें वो कार्यक्रम स्थगित रहेगा, फिर हम गंगा जी में विसर्जित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।